The topic of my research paper, Preventing Miscarriage of Justice, the Role of Digital Forensic and Electronic Evidence in Indian Legal Proceeding. What is the miscarriage of justice? Miscarriage of justice क्या है? इंसाफ कहाँ पर मर जाता है? जब कभी भी किसी इनोसेंट को यानी मासूम व्यक्ति को सजा हो जाती है न्यायपालिका में और कोई दोषी मुक्त हो जाता है. A miscarriage of justice occur when an innocent person is convicted or a guilty person is acquitted. तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इंसाफ का खून हो गया, मिसकरेज ऑफ जस्टिस हो गया. तो इसमें डिजिटल फॉरेंसिक की क्या भूमिका होगी? डिजिटल फॉरेंसिक कैसे किसी के इनोसेंट को फंसाने से रोकेगा, कैसे फेक एफआईआर से फाइट करेंगे हम, इसको मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करता हूँ. जैसे फॉल्स एफआईआर क्या होते हैं, फैब्रिकेटेड एविडेंस क्या है, अनरिलायबल विटनेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे. उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे. प्लीज मैडम नेक्स्ट. फेक टेक्निकल एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर. पहली बात, फेक एफआईआर क्या होता है? पुलिस के पास पावर होती है कि वो किसी अपराध की सूचना मिलते ही वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है. लेकिन वर्तमान में किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में कितने फॉल्स और फेक एफआईआर होते हैं. पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं आवाज़ को दबाने के लिए विपक्ष का, या किसी को परेशान करने के लिए एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को इसमें फंसाया जाता है. जिसमें पुलिस के पास एक शब्द आता है पॉकेट विटनेस. पुलिस के पास अपने गवाह होते हैं. कोई पुराना अपराधी होता है, कोई पुराना कहना चाहिए कि किसी अपराध में लिप्त है, उसे ब्लैकमेल करती है पुलिस. तो पुलिस परमानेंट अपने पास झूठे गवाह रखती है, उसे कहते हैं पॉकेट एविडेंस. अभी हम लोग देखेंगे कि इन सब चीजों से हमारा डिजिटल फॉरेंसिक कैसे निपटेगा. टेक्निकल एफआईआर उन्हें कहते हैं कि कानून के लूप होल का फायदा उठाकर जो लोग एफआईआर कर देते हैं और प्रोसीडिंग में ही परेशान कर देते हैं किसी को, तो उसे हम टेक्निकल एफआईआर कहते हैं. अब आता हूं सीधे टॉपिक में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक? यहां पर एक शब्द है डिजिटल और दूसरा है फॉरेंसिक. डिजिटल का अर्थ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ईमेल, सर्वर इत्यादि. फॉरेंसिक का मतलब होता है कि उनमें से हम साक्ष्य इकट्ठे करें, सबूत और तथ्य इकट्ठे करें. तो डिजिटल फॉरेंसिक को कहेंगे हम यहां पर साइंटिफिक मेथड, जिससे कि हम जैसे किसी डिलीट किए हुए डेटा को रिकवर करते हैं. कोई फोटो मिट गया है आपका, कोई आपका चैट मिट गया है व्हाट्सएप का, उन सबको जब रिकवर करेंगे हम, सीसीटीवी फुटेज होगा, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, मेटा डाटा है, इन सबको हम लोग बोलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक. अब इन सारी बातों का तब तक वैल्यू नहीं है जब तक कि वो लीगल फ्रेमवर्क में हमारे देश के फिट ना बैठे. साधारण शब्दों में, जब तक कोर्ट उसे ना माने, तो कोर्ट उसे, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में संशोधन किया गया. उस समय इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं हुआ करता था. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 3 में संशोधन किया गया कि डॉक्यूमेंट की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट शब्द जोड़ा गया. बाद में इसी में 59 में भी जोड़ा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 में बताया गया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ओरली प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. तो वहां जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी. और फिर दो इसमें अमेंडमेंट आते हैं, 65A और 65B, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डील करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. और अब भी हम लोग जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है. अब देखिए लैंडमार्क जजमेंट, चूंकि मेरा रिसर्च सेकेंडरी डेटा पे आधारित है, तो यहां पर लैंडमार्क जजमेंट आता है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कोई भी डिजिटल एविडेंस तब तक कोर्ट में मान्य नहीं होगा जब तक कि आप उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 65B क्लॉज 4 के अंतर्गत एक सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं. तो ये जो मैंने केस लॉज रखे हैं, इसमें यह बताया गया है कि इन केस में वो कंपलसरी किए हैं कि सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा. सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति कौन होगा ये बताया गया है. अदरवाइज आपके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, डिजिटल जो रिकॉर्ड है, एविडेंस, वो माना नहीं जाएगा. अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण लैटिन सुक्ति है, मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम, द लेक्स नॉन कॉगिट एट इम्पॉसिबलिया
मतलब लॉ डज नॉट कंपेल ए मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट बी पॉसिबल। जहां सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65B के अंतर्गत सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है, वहां पर ऐसे कई केस हैं जहां पर सर्टिफिकेशन देना पॉसिबल नहीं है, तो अपवाद भी है उसमें। तो इसके अपवाद के स्वरूप अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश खोरकाव का केस आता है, जिसमें वोटिंग मशीन के जो डेटा थे, बैलेट पेपर के स्कैन कॉपी थे, इन सब के लिए चुनाव आयोग ने 65B का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, फिर भी माना सुप्रीम कोर्ट ने। तब से माना जाता है कि गवर्नमेंट के जो डेटा होंगे उसके पास यदि उसका प्राइमरी सोर्स नहीं है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है एक्सेप्शन के तौर पर। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, आप लोग के लिए भी जानकारी के लिए रहेगा और बहुत अवेयर रहना चाहिए अभी कि इस डिजिटल दौर में जहां साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध और विभिन्न प्रकार के ठगी किए जा रहे हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, सीडीआर कहते हैं इसे हम लोग। सीसीटीवी से सभी आप परिचित हैं। अब सीसीटीवी बहुत एडवांस आ गया है, पहले की तरह सिर्फ कैमरा और फोटो और उसमें वीडियो नहीं रहता। अब जैसे वो डिटेक्ट कर लेता है मूवमेंट को भी, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं उनको भी कर लेता है, नाइट में देख सकता है, थर्मल विजन है, बहुत सारे अच्छे इसके फीचर्स हैं सीसीटीवी के। दूसरा है सीडीआर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कोर्ट में यूज होता है। आप जब किसी से बात करते हैं तो साथ साथ आप कहां मौजूद हैं ये लोकेशन भी बताता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उसे ही हम लोग सीडीआर कहते हैं। मतलब अभी यहां पर हम लोग जितने लोग मौजूद हैं तो एक एविडेंस भी है आपका मोबाइल का मौजूद होना। आप जिससे भी बात करेंगे तो टावर के लोकेशन से आपका लोकेशन भी आएगा उसमें, उसे ही हम लोग कहते हैं सीडीआर। उसी प्रकार से ईमेल एंड मेटा डाटा है। मेटा डाटा क्या होता है कि जैसे आपने किसी फाइल को कॉपी की, अपना फोटो किसी को भेजा, तो उससे पूरा पता चल जाएगा किस दिन बना था, कौन से टाइम पे बना था, कौन बनाया था, ऑथर कौन था, ये तमाम चीजों को बोलते हैं मेटा डेटा। फिर आता है उसके बाद डिलीटेड डेटा रिकवरी। आप सोचते हैं आप अपने फोन में मिटा दिए किसी फोटो को, वीडियो को, वो वापस टूल्स हैं फॉरेंसिक के पास, वो वापस आ जाते हैं, चैट बैकअप वापस आ जाएगा आपके फोन में। यदि आप फोन यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में कहावत है प्राइवेसी इज अ मिथ, प्राइवेसी आपका भ्रम है, वो सारी चीजें जो हैं वापस आ जाती हैं। फिर है आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट है ईमेल मैसेजिंग ऐप, जीपीएस लोकेशन, मोबाइल डिवाइस। आपके मोबाइल में पूरा ट्रैक है, आप कहां कहां गए हैं, कितनी देर रुके हैं, कौन से होटल में विजिट किए हैं, आपके गूगल के पूरे रिकॉर्ड में है, वो भी इसमें काम आता है। प्लीज मैडम नेक्स्ट। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है डिजिटल एविडेंस में? देखिए अभी इसमें टेक्निकल चैलेंजेस है, जैसे टैंपरिंग हो सकता है, एनक्रिप्टेड हो सकता है, मतलब उसको पासवर्ड से भी एक हाई क्वालिटी का होता है प्रोटेक्शन, एनक्रिप्शन कहते हैं जिसे, तो उसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। लैक ऑफ प्रॉपर चैन ऑफ कस्टडी, चैन ऑफ कस्टडी उसे कहते हैं कि जब किसी घटना के बाद किसी एविडेंस को उसको प्रिजर्व करते हैं, वहां से लेके कोर्ट में पेश करने से लेके स्टोर करने तक की पूरी प्रक्रिया कहलाती है सीओसी या चैन ऑफ कस्टडी। लीगल चैलेंजेस है इसमें, एक चैलेंज कि सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट जनरली पीड़ित पक्ष नहीं ले पाता, वो गरीब है तो और बुरा हाल है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है। इसके बाद चैलेंजेस में आएगा आपका कि साइबर फॉरेंसिक के लैब बहुत कम है हमारे देश में। इनएडुकेट ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऑफिसर ट्रेन नहीं होते, यहां तक कि लॉ पर्सन भी, जज भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, चीजों को नहीं समझ पाते। ये सब चैलेंजेस हैं। इसके बाद है आपका प्राइवेसी कंसर्न कि ठीक है भाई किसी में अपराध हो गया लेकिन उसके मोबाइल में उसके पर्सनल चीजें भी होंगी, सीसीटीवी, जीपीएस, ये सब तो हो ही गया। एक है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज आपके माइक्रोवेव ओवन में भी कंप्यूटर है, कार में आ रहे हैं। आप बहुत कम सुने होंगे कि आज के मॉडर्न कार चोरी होके बच जाए, चोर पकड़ में आ जाता है जहां पर भी जाता है। तो मतलब मेरी गाड़ी अभी मेरे कार में आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैं अभी यहां आया हूं, कितने देर रुका हूं उसका रिकॉर्ड देगा वो, प्रिंट करके लास्ट में ईमेल करके देता है, कितनी बार स्टार्ट किया, कितनी बार स्टॉप किया, कहां गया, किस स्पीड में चलाया, तमाम रिकॉर्ड रहता है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये सारी चीजें इसमें काम आ सकती हैं। सजेशन है इसमें कि साइबर फॉरेंसिक लैब को बढ़ाएं, पुलिस की ट्रेनिंग दें, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान करें, अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाएं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर जो आपको बोल रहा हूँ इसे पोस्ट करूँगा सोशल मीडिया पर भी, ताकि लोग अवेयर हों कि हाँ भाई उनके लिए सिर्फ कोई विटनेस ही नहीं, डिजिटल एविडेंस भी हो सकता है।
अगर आप बेगुनाह हैं तो इसलिए कैमरा और इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए जो वीडियो हैं। तो ये था मेरा आप सभी के समक्ष प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने धैर्य से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Akhil Ahmed Ansari ji. Nice presentation.